एवरीवन, वेलकम टू जीनियस आईएएस। एक नए कंसेप्ट वीडियो के साथ हम फिर से हाजिर हैं। इस कंसेप्ट वीडियो में हम बात करेंगे कोप 26 की। ये टॉपिक्स जो है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड है। ठीक है, इसका सारा हिस्ट्री जानेंगे कि क्या है कोप 26 और इससे पहले जो 25 कोप हुई हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कोप की फुल फॉर्म है। ठीक है, उनमें क्या क्या मेजर डिसीजन लिए गए हैं या उनमें से कौन सी कोप ऐसी है जिसके बारे में एग्जाम में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है या पूछा जा सकता है। ठीक है, कोप 26 कहाँ हुई है? कोप 26 हुई है ग्लासगो में। ग्लासगो कहाँ है? ग्लासगो है यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये हो जाता है कि कोप 26 हुई कहाँ पे है। ठीक है, कोप 26 हुई है ग्लासगो में, जो यूनाइटेड किंगडम में है। अब यूनाइटेड किंगडम में भी पर्टिकुलरली एक कंट्री है स्कॉटलैंड। ठीक है, तो स्कॉटलैंड में हुई है ग्लासगो। तो इसका मतलब स्कॉटलैंड एक कंट्री है तो यूनाइटेड किंगडम क्या है, ये भी फर्क समझेंगे हम कि दोनों में फर्क क्या है। कि स्कॉटलैंड जो है वो यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है, तो यूनाइटेड किंगडम के और कौन कौन से पार्ट है। ठीक है, जो भी हम पढ़ रहे हैं वो सारा का सारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को माइंड में रखते हुए पढ़ रहे हैं। अदरवाइज जो स्टैटिक जीके है, एक तरह से जो हम कंसेप्ट सीरीज कर रहे हैं, इसमें स्टैटिक और करंट दोनों इन्वॉल्व होते हैं। तो स्टैटिक जीके जो है उसका कोई एंड नहीं होता, आप उसको कितना भी पढ़ सकते हो बढ़ा के, उसके अंदर जाते जाओगे कितना भी आप पढ़ सकते हो। हम एक एक जो सीओपी होती हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जिनको चाहें तो कितना भी डिटेल में पढ़ सकते हैं, लेकिन हम एग्जाम को पॉइंट ध्यान में रखते हुए सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे जितना पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है या उस टॉपिक से रिलेटेड जो एग्जाम्स में पहले पूछा गया है। तो वहां से हम एक आइडिया लगा लेंगे कि ये चीजें पूछी जा सकती हैं और ये चीजें नहीं पूछी जा सकती हैं। क्योंकि जिन एग्जाम्स के लिए हम प्रिपेयर कर लें, लाइक यूपीएससी है या स्टेट पीसीएस है, या आप जर्नल अवेयरनेस के लिए भी अगर इस लेक्चर सीरीज को देख रहे हो हमारी, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि स्टैटिक जीके में आपको ये हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस चेक करना पड़ेगा कि आप किसी एक टॉपिक पे कितना टाइम लगा रहे हो, उसका क्या बेनिफिट, क्या आउटकम आपको मिल रहा है, वो आपको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा। स्टैटिक जीके पे ये बात बहुत ज़्यादा अप्लाई होती है, अदरवाइज ये चीज़ अप्लाई हर एक जगह पे होती है, लेकिन हम स्टैटिक जीके पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे आपको ये जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सीओपी 26 के बारे में। तो पहली चीज जो हमें समझनी है वो समझनी है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। अब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज क्या होती है? जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट कंट्रीज मेंबर है। कंट्री ए उसकी मेंबर है, कंट्री बी, सी, डी और ई। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है और ये सारी कंट्रीज इसकी मेंबर है। तो ये कंट्रीज जब भी किसी पर्टिकुलर प्लेस पे मिलेंगी, सारे के सारे कोई भी डिसीजन लेने के लिए या कोई डिस्कशन करने के लिए, तो उसको हम बोल देंगे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। इनको हम बोलेंगे ये इंडिविजुअल कंट्री एक एक पार्टी है। ठीक है, तो उन पार्टीज की कॉन्फ्रेंस होती है, उसको बोल देते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो अब यहाँ पे इस केस में जो हम पढ़ रहे हैं, ये सीओपी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के लिए है? तो ये है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये UNFCCC एक फ्रेमवर्क है। ठीक है, किस चीज का फ्रेमवर्क है? क्लाइमेट चेंज को प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि क्लाइमेट में जो ड्रास्टिक चेंज हो रहे हैं, उन चेंज को प्रिवेंट करने के लिए यूनाइटेड नेशन ने एक स्टेप उठाया है। उसके लिए उन्होंने एक UNFCCC बना दिया कि इस फ्रेमवर्क के अंडर में सारी कंट्री जाएंगी, बातचीत करेंगे जो भी मेंबर हैं, और हम इस चीज पे बात करेंगे कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो भी एडवर्स इम्पैक्ट आ रहे हैं, उन एडवर्स इम्पैक्ट को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो उसके लिए ये एक फ्रेमवर्क है यूनाइटेड नेशन का। यूनाइटेड नेशन एज वी ऑल नो 1945 में बना था, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूनाइटेड नेशन बना था और यूनाइटेड नेशन का हेड क्वार्टर है न्यूयॉर्क में। ये मैं जो भी आपको एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूं साथ में, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जब आप इस लेक्चर को पढ़ रहे हैं, इस कंसेप्ट को पढ़ रहे हैं, तो कोशिश करें कि साथ साथ में आप अपने नोट्स बना लें, क्योंकि जब लास्ट टाइम पे आप रिवाइज करोगे तो पूरे के पूरे लेक्चर्स को रिवाइज करना पॉसिबल नहीं होगा। तो वहां पे आप अपने नोट्स से जो प्रिसाइज नोट्स बनाओगे उनसे रिवाइज कर पाओगे, तो उतना ही बेनिफिशियल होगा आपके लिए। और स्टैटिक जीके में एक थंब रूल है। थंब रूल का मतलब होता है कि एक ट्रेडिशनल वे है, एक चीज जो है जो आपको करनी ही करनी है सबको। स्टैटिक जीके में मल्टीपल रिवीजन आपको हमेशा करने पड़ेंगे। जब तक आप चीजों को मल्टीपल टाइम रिवाइज नहीं करेंगे, स्टैटिक जीके आपके माइंड से कहीं ना कहीं स्किप होती रहेगी। तो यूनाइटेड नेशंस की सभी कंट्रीज ने मिलकर एक फ्रेमवर्क बनाया हुआ है क्लाइमेट चेंज के एडवर्स इम्पैक्ट
पे डिस्कशन करने के लिए। तो ये सब लोग जब मिलते हैं तो उसको बोल देते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो ऐसे 25 टाइम्स ये लोग पहले मिल चुके हैं, अब 26 टाइम मिले हैं ग्लासगो स्कॉटलैंड में। ठीक है, उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री देखेंगे, जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क है क्लाइमेट चेंज पे, उसकी हिस्ट्री देखेंगे। अब ये जो UNFCCC है, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं एस्टैब्लिश टू वर्क टुवर्ड स्टेबलाइजेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस कंसंट्रेशन। ये पर्टिकुलरली किस चीज के लिए बनाया गया है कि जो इन्वायरमेंट में ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, ठीक है, उन ग्रीन हाउस गैस से जो एडवर्स इम्पैक्ट आ रहे हैं उन इम्पैक्ट्स को कैसे रोका जाए। ठीक है, उसके लिए पर्टिकुलरली ये फ्रेमवर्क है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में कि UNFCCC किससे रिलेटेड है, तो पर्टिकुलरली ये ग्रीन हाउस गैस से रिलेटेड है कि ग्रीन हाउस गैसेज की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। अब ग्रीन हाउस गैस क्या होती हैं, उनसे कैसे एडवर्स इम्पैक्ट आ रहे हैं, कैसे उसको प्रिवेंट किया जा सकता है, वो हम किसी और लेक्चर में डिटेल में देखेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ आप इतना समझो कि ग्रीन हाउस गैस की वजह से हम लोगों ने सुना हुआ है क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ये हमने सबने सुना है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट की वजह से बढ़ रही है। और ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट क्यों हो रहा है? ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से हो रहा है। और इससे क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से इससे इन्वायरमेंट पे बहुत सारे एडवर्स इम्पैक्ट आ रहे हैं। लाइक क्रॉप सीजन जो है वो चेंज हो रहे हैं। ठीक है, सर्दी में ज्यादा सर्दी पड़ रही है, कभी ऐसा होता है कि सर्दी में सर्दी पड़ती ही नहीं है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे इंडिया में, लास्ट ईयर अगर हम देखें तो सर्दी थी ही नहीं, और इस साल 2020 में सर्दी जो है वो काफी पहले आ गई है। ठीक है, गर्मी होती है तो बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है कभी किसी सीजन में। तो जो हमारे यहाँ पे फूड प्रोडक्शन होता है उस पर एडवर्स इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि हर एक टाइप का जो क्रॉप है उसको एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट चाहिए ग्रो करने के लिए। तो वो इन्वायरमेंट उनको मिल नहीं पा रहा, तो प्रोडक्शन जो है या तो बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो भी वेस्ट जाता है, या बहुत कम हो जाता है तो फिर हम लोगों को उस चीज़ की शॉर्टेज हो जाती है। इसी तरह से ग्रीन हाउस गैस की वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसकी वजह से जो बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं। ग्लेशियर पिघलने से क्या हो रहा है? सी लेवल राइज हो रहा है। सी लेवल राइज होने से क्या हो रहा है? जो छोटे छोटे आइलैंड हैं, आइलैंड वो होता है लैंड का वो पार्ट जो चारों तरफ से पानी से घिरा है, उसको हम बोलते हैं आइलैंड। तो जो छोटे छोटे आइलैंड हैं, जैसे मालदीव्स है, ठीक है, मॉरिशियस है, तो ये आइलैंड्स में वाटर लेवल ऊपर होने की वजह से ये डूबने की कगार पे आ गए हैं। तो वहां पे जो लोग रह रहे थे उन लोगों पे एडवर्स इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो इस तरह के बहुत सारे एडवर्स इम्पैक्ट हैं जो हम ग्रीन हाउस गैस में डिटेल में कवर करेंगे कि क्या क्या एडवर्स इम्पैक्ट पड़ रहे हैं। तो उसी एडवर्स इम्पैक्ट को प्रिवेंट करने के लिए यूनाइटेड नेशन का एक एफर्ट है कि कैसे हम इन्वायरमेंट में ग्रीन हाउस गैसेस को कम कर सकते हैं, ताकि जो ये एडवर्स इम्पैक्ट पड़ रहे हैं ये पड़े, लेकिन इतने ज्यादा ना पड़े कि एकदम से हम लोगों पे एग्जिस्टेंस का खतरा आ जाए। ठीक है, नाउ COP मेंबर्स हैव बीन मीटिंग एवरी ईयर सिंस 1995। तो हमें यहाँ से एक चीज और पता लग गई कि जो कोप है, जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज है, वो पहली बार जो पार्टीज मिली थी वो 1995 में मिली थी। ठीक है, कहाँ मिली थी? बर्लिन में मिली थी। और बर्लिन कहाँ पे है? बर्लिन जर्मनी में है, और जर्मनी एक यूरोपियन कंट्री है। ठीक है, यूरोप कॉन्टिनेंट में कंट्री आती है जर्मनी। तो ये जितने भी फैक्ट्स है ये सब इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कोप फर्स्ट कहाँ हुई थी? बर्लिन में हुई थी, जर्मनी के अंदर। कब हुई थी? 1995 में हुई थी। अब थोड़ा सा और देखते हैं UNFCCC के बारे में। UNFCCC को अडॉप्ट कब किया गया था? इसको अडॉप्ट किया गया था 1992 में, हमें ध्यान रखना है। फोर्स में कब आया? 1994 में। अब ये फोर्स में आना और अडॉप्ट करने में फर्क क्या होता है? फर्क ये होता है कि कंट्रीज जब मिले उन सब ने डिसाइड किया कि हम ये काम करेंगे, तो उसको अडॉप्ट कर लिया। अब वो हर एक कंट्रीज अपने पर्टिकुलर कंट्री में जाके उस चीज को अप्लाई करेंगी। ठीक है, वहां पे कोई लॉ बनाएंगी या फिर उसको गवर्नमेंट रेक्टिफाई, उसको गवर्नमेंट अब ये करेगी कि भाई हम लोग इसको डन करते हैं कि ये चीज कल से लागू हो जाएगी। ठीक है, जब गवर्नमेंट उसको डन करते हैं या लॉ बना के या नॉर्मली, तो उस चीज को हम बोलते हैं रेक्टिफाई करना, कि इस चीज को रेक्टिफाई कर दिया गया है। और जब इस चीज को अडॉप्ट किया जाता है तो उसको बोलते हैं साइन करना, कि उस चीज को साइन कर दिया है, मतलब वो चीज अडॉप्ट हो गई है, अब उसको रेक्टिफाई करना बाकी है। रेक्टिफाई हर एक इंडिविजुअल कंट्री जाके उसके प्रोज देखती है, उसके कॉन्स देखती है, कि हम लोगों ने इस चीज को साइन तो कर दिया, अब उसका क्या बेनिफिट होगा, क्या उसका नुकसान होगा, वो सारे वो अपने इंटरनल
उसमें देख लेते हैं कि हमारी कंट्री पे क्या एडवर्स इफेक्ट होगा या हमें क्या बेनिफिट होगा, उसके हिसाब से हर एक कंट्री उसको रेटिफाई करती है अलग अलग डिफरेंट टाइम पीरियड पे। तो जब एक लिमिटेड कंट्रीज की इतनी कंट्रीज ने उसको रेटिफाई कर दिया तो वो कन्वेंशन एग्जिस्टेंस में आ जाता है, ठीक है। ये जनरली यूनाइटेड नेशन के सभी कन्वेंशन के साथ होता है। मैं एक बार फिर से दोबारा से बताता हूँ। लेट्स सपोज कि ये एक एग्रीमेंट था जिसको यूनाइटेड नेशन में कंट्रीज ने साइन कर दिया कि हम इस एग्रीमेंट को साइन कर रहे हैं। अब ये साइन तो हो गया लेकिन ये रेटिफाइड नहीं हुआ है। रेटिफाइड कब होगा? लेट्स फॉर एग्जांपल मान लें कि यूनाइटेड नेशन में 5 ही कंट्रीज हैं, 5 कंट्री हैं। इन 5 कंट्री ने इसको साइन कर दिया। अब ये पांचों कंट्रीज बाद में इसको अपने देश में लागू करेंगी, या तो लॉ बना के, ठीक है, या फिर कोई डायरेक्ट ऑर्डर पास करके। उस टाइम पे ये चीज रेटिफाइड हो जाएगी। जब ये पांचों कंट्री इसको अप्लाई कर देंगे तो ये चीज रेटिफाइड हो जाएगी। तो ये डिफरेंस होता है रेटिफाइड करने में और अडोप्ट करने में। अडोप्ट करना मतलब साइन करना, ठीक है, और रेटिफाई करना मतलब उस चीज को लागू कर देना कि वो चीज एग्जिस्टेंस में आ जाएगी उस दिन से, ठीक है। तो ये फोर्स में आया 1994 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है बोन, जर्मनी में। और पहली मीटिंग हुई थी बर्लिन में, वो भी जर्मनी में था। COP21 जो हमने पढ़ा था 1995 में। कहां पे काम करता है, किस फील्ड में काम करता है? ये क्लाइमेट चेंज के फील्ड में काम करता है। पर्टिकुलरली कौन सी गैस पे? ग्रीन हाउस गैसेस पे। ये भी ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट चीज आती है, क्या इंडिया इसका सिग्नेटरी है? तो इंडिया इसका सिग्नेटरी है डेफिनेटली। अब हम ये क्यों जान रहे हैं कि इसका इंडिया इसका सिग्नेटरी है या नहीं? क्योंकि यूपीएससी ने, जो यूपीएससी का आईएएस का एग्जाम होता है, सिविल सर्विसेज एग्जाम, उसमें बहुत बार ये पूछ लेते हैं कि क्या इस कन्वेंशन का इंडिया सिग्नेटरी है या नहीं है, स्टेटमेंट देके, ठीक है। तो इसलिए हम इस चीज को पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट है ये। तो इंडिया इसका सिग्नेटरी है? हाँ है। कब रेटिफाई किया था इंडिया ने? 1993 में, ठीक है। रेटिफाई करना मैंने बताया था कि अलग अलग कंट्रीज अपने यहाँ पे या तो कोई लॉ बनाएंगी या फिर उसको कोई ऑर्डर से पास करेंगी, तो वो रेटिफाई करना होता है। तो इंडिया ने इसको रेटिफाई कर दिया था 1993 में। हालांकि ये ईयर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ हमें इतना ध्यान रखना है क्या इंडिया इसका सिग्नेटरी है या नहीं है। अब UNFCCC इज नॉट लीगली बाइंडिंग। अब ये भी चीज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये पूछ सकते हैं क्या कि ये ट्रीटी लीगली बाइंडिंग है या नहीं है। तो डिफरेंस क्या है लीगली बाइंडिंग में और नहीं लीगली बाइंडिंग होने में? लीगली बाइंडिंग होने का सिंपल सा मतलब ये है कि कंट्रीज को उसको फॉलो करना पड़ेगा किसी भी कीमत पे। फॉलो नहीं करेंगे तो उसके लिए कोई ना कोई पनिशमेंट होगी, उन लोगों को पनिशमेंट या कोई फाइन होगा और वो फाइन पे करना पड़ेगा, ठीक है। लीगली बाइंडिंग नहीं है तो उनकी मर्जी है, वो चीज को इंप्लीमेंट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। रेटिफाई करना और लीगली बाइंडिंग होना दो अलग चीजें हैं। रेटिफाइड कर दिया, सपोज इंडिया ने एक कन्वेंशन रेटिफाइड कर दिया, इंडिया ने उस कन्वेंशन को रेटिफाई करने के बाद भी लागू नहीं किया, पेपर्स में लागू कर दिया लेकिन एक्चुअल में लागू नहीं किया, तो इसका मतलब ये आप ये देखना पड़ेगा क्या वो लीगली बाइंडिंग था। अगर वो लीगली बाइंडिंग था तो इंडिया को कोई ना कोई फाइन पे करना पड़ेगा, UNFCCC या UN उस पर कोई फाइन लगाएगा या फिर कोई ना कोई पनिशमेंट होगी किसी तरह की। अगर लीगली बाइंडिंग नहीं है तो उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। ये सिंपल सा फर्क होता है लीगली बाइंडिंग में और नॉट लीगली बाइंडिंग में। तो UN जो है, यूनाइटेड नेशन, वो सभी कंट्रीज का एक ऐसा समूह है जहां पे कंट्रीज अपनी मर्जी से जाती हैं। तो मोस्ट ऑफ द UN ट्रीटी जो होती हैं वो लीगली बाइंडिंग नहीं होती हैं, ये आप ध्यान रखना। मोस्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस की जो भी ट्रीटी है, जो भी एग्रीमेंट है, जो कंट्रीज अपनी मर्जी से मिलजुल के कर रहे हैं, वो मोस्टली लीगली बाइंडिंग नहीं होते हैं। कुछ ही ऐसे हैं जो एक्सेप्शनल हैं, लीगली बाइंडिंग है। ये हमने कर लिया कि ये फ्रेमवर्क किस लिए काम कर रहा है कि इमिशन जो है ग्रीन हाउस गैस का वो प्रिवेंट करना है, जितना मैक्सिमम हम उस चीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। अब ये कहां पे हुई है? ये स्कॉटलैंड में हुई है, ग्लासगो में। तो ये ग्लासगो है, ठीक है। ये पूरा का पूरा मैप जो है, जो आप देख रहे हो, ये ब्रिटिश आइल्स का मैप है। आइल्स क्या होते हैं? आइल्स होते हैं ग्रुप ऑफ आइलैंड। और आइलैंड मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, आइलैंड एक ऐसा लैंडमास होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है, उसको बोलते हैं आइलैंड, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा ब्रिटिश आइल्स है। ब्रिटिश आइल्स में काफी सारी कंट्री है। स्कॉटलैंड एक कंट्री है, यहाँ पे इंग्लैंड एक कंट्री है, वेल्स एक कंट्री है, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड एक कंट्री है और नॉर्थ आयरलैंड एक कंट्री है। ये सारी कंट्री मिला के बनाती हैं ब्रिटिश आइल्स। अब यहाँ पे 3 कंट्री हैं, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड
और वेल्स, ये तीन मिलके बनाती हैं ग्रेटर ब्रिटेन या ग्रेट ब्रिटेन। स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, ये तीन कंट्री मिलके बनाती हैं ग्रेट ब्रिटेन। अगर इन तीन कंट्रीज में एक कंट्री को और ऐड कर दें, नॉर्दर्न आइलैंड, तो ये चार कंट्री मिलके बनाती हैं यूनाइटेड किंगडम। और अगर इस यूनाइटेड किंगडम में एक कंट्री को और ऐड कर दें, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड को, तो ये पांच कंट्री मिला के बनाएंगी ब्रिटिश आइल्स। ठीक है, तो ये आप एक बार ध्यान से देख लेना, ये एक बेसिक कंसेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। देन और देखते हैं UNFCCC के बारे में। UNFCCC हमने पढ़ लिया, अडोप्ट की गई थी 1992 में। कहां अडोप्ट हुई थी, अब वो बात आती है। तो इसको अडोप्ट किया गया था रियो अर्थ समिट में। अब ये रियो अर्थ समिट क्या है, इसके भी थोड़ा सा बैकग्राउंड में हम लोग जाएंगे। ये रियो अर्थ समिट ब्राजील में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है 1992 में। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार रीअसर्ट कर रहा हूं इस चीज को। ठीक है, 1992 at the Rio Earth Summit, which marked the beginning of international community's first concerned effort to confront the problem of climate change। पहली बार अलग अलग कंट्रीज एक प्लेटफॉर्म पे आई, किस लिए कि हम लोगों को क्लाइमेट चेंज के जो एडवर्स इम्पैक्ट है उनके बारे में डिस्कस करना है, उनका सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो उस वहां से निकला था UNFCCC। तो अब यहाँ पे डिफरेंस है दो चीजों में। पहली चीज, जब कंट्रीज इकट्ठा आई तो वो UNFCCC नहीं था, वो सारी इकट्ठा आई, उसको बोलते हैं रियो अर्थ समिट ऑफ 1992। इस समिट में एक डिसीजन हुआ कि हम लोग क्लाइमेट चेंज के लिए एक अलग से फ्रेमवर्क बनाएंगे, और उस फ्रेमवर्क का नाम रखा गया यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये वहां से निकल के आया है। ठीक है, इसको हम रियो कन्वेंशन के नाम से भी जानते हैं। किसको? रियो अर्थ समिट को। और इसको सिंपल अर्थ समिट भी बोल देते हैं 1992 की। ये सारे के सारे एक ही चीज के नाम है। तो ये फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश किया, ये हमने पढ़ लिया। ठीक है, इट इज द पेरेंट पार्टी फॉर 2015 पेरिस एग्रीमेंट। कौन सी? UNFCCC की बात कर रहे हैं हम, कि ये पेरेंट ट्रीटी है, नॉट पार्टी, पेरेंट ट्रीटी है। किसके लिए? 2015 पेरिस एग्रीमेंट के लिए। अब ये पेरिस एग्रीमेंट क्या है, एक सिंपल वे में समझो। यहाँ पे लिखा भी हुआ है COP21, तो अभी हम COP26 पढ़ रहे हैं। तो ऐसे ही COP21, 2, 3, 4, 5 ऐसे हुई होंगी। तो ऐसे ये COP हुई COP15। COP15 को बोला जाता है पेरिस एग्रीमेंट। क्यों? क्योंकि COP15 पेरिस में हुई थी। अब सिमिलर वे में जैसे COP26 को हम ग्लासगो समिट बोल देते हैं या ग्लासगो कॉन्फ्रेंस बोल दें, तो वो नाम दे दिया जाता है उस प्लेस पे जहां पे वो हुई है। अब अलग अलग कॉन्फ्रेंस और पार्टीज हुई हैं फ्रॉम 1st to 26, तो कुछ ऐसे COPs थी जहां पे बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए गए क्लाइमेट चेंज को लेके, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, वो हमें पढ़नी पड़ेंगी। कुछ ऐसी हैं जहां पे नॉर्मल बात हुई है, बहुत ज्यादा कोई मेजर डिसीजन नहीं लिया गया, तो उनको हम स्किप कर देंगे। तो ऐसे ही दो इंपॉर्टेंट COP हैं, COP21 जिसको हम पेरिस एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं, और एक है COP3 जिसको हम क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। अब इसको क्योटो प्रोटोकॉल क्यों बोल रहे हैं? तो ऑब्वियस सी बात है कि COP3 जो है वो क्योटो में हुई थी। और क्योटो कहाँ पे है? क्योटो एक सिटी है जापान के अंदर। ठीक है, तो COP26 ग्लासगो में हुई, COP1 जो है वो बर्लिन में हुई जर्मनी में, COP3 जो है वो क्योटो में हुई, और COP15 जो है वो COP21 जो है वो पेरिस में हुई थी। तो ये COPs हमें ध्यान रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है सारी की सारी। अब पेरिस एग्रीमेंट में क्या हुआ और क्योटो प्रोटोकॉल में क्या हुआ, ये हम देखेंगे। ये पॉइंट अब आप कहोगे कि आपने ये दो ही क्यों मेंशन किए? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इनको मेंशन किया है, बाकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अभी नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट। हमने देख लिया पेरिस एग्रीमेंट COP21 है और क्योटो प्रोटोकॉल COP3 है। अब इस क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट है? पहली बात तो ये कब हुआ था? 1997 में हुआ था। ठीक है, लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है टू डिक्रीज ग्रीन हाउस गैसेज। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैंने आपको बताया था कि सभी एग्रीमेंट जो है वो लीगली बाइंडिंग नहीं होते, कुछ एक्सेप्शनल ही हैं जो लीगली बाइंडिंग है। तो उनमें से एक है क्योटो प्रोटोकॉल। तो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से
कि क्योटो प्रोटोकॉल यूपीएससी दे सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट क्योटो प्रोटोकॉल, इट इज ए लीगली बाइंडिंग ट्रीटी ऑफ यूएन, तो सही स्टेटमेंट है, ठीक है। लेकिन जो पेरिस एग्रीमेंट है ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। अब क्योटो प्रोटोकॉल में क्या बात हुई थी, सिर्फ ये बात हुई थी कि जो ओरिजिनल कमिटमेंट है टू डिक्रीज ओवरऑल इमिशन बाय 5% फ्रॉम 1990 लेवल, किस चीज का इमिशन, ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस का जो इमिशन है उसे हमें 1990 लेवल में, 1990 में इन्वायरमेंट में ग्रीन हाउस गैस का जो लेवल था उससे 5% कम करना है हमें, ये सिंपल सी बात हुई थी क्योटो प्रोटोकॉल में, ठीक है। अब पेरिस एग्रीमेंट कब हुआ, 2015 में हुआ था, ठीक है। साइन किया गया नवंबर 2016 में, लीगली बाइंडिंग नहीं है। अब इसमें है क्या, ओवरऑल गोल टू लिमिट ग्लोबल टेम्परेचर टू 1.5 डिग्री सेल्सियस अबव द प्री इंडस्ट्रियल लेवल, ये इंपॉर्टेंट चीज है कोप 21 के बारे में, पेरिस एग्रीमेंट के बारे में। अब ये समझो यहाँ पे दो तीन चीजें आ गई, एक तो आ गया प्री इंडस्ट्रियल इरा, तो इंडस्ट्री की डेवलपमेंट ये माना जाता है कि 17th सेंचुरी से हुई थी, और इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट स्टार्ट हुई थी वो यूरोप से स्टार्ट हुई थी, ये माना जाता है कि यूरोप में पहली बार इंडस्ट्री लगना स्टार्ट हुई थी। तो उस इंडस्ट्री लगने से पहले जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर था, जो ओवरऑल टेम्परेचर था, उस टेम्परेचर से और आज का टेम्परेचर सिर्फ 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़े, हमें ऐसा करना है। अगर ज्यादा बढ़ रहा है तो उसका रीजन माना जा रहा है कि ग्रीन हाउस गैसेज उसका रीजन है, तो हमें कुछ भी करके उन ग्रीन हाउस गैसेज को कम करना है, और हमारे जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है उसको प्री इंडस्ट्रियल इरा से सिर्फ वो 1.5% बढ़े, ऐसे स्टेप उठाने हैं। ये बात हुई थी पेरिस एग्रीमेंट में, ठीक है। लीगली बाइंडिंग नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में और पेरिस एग्रीमेंट के बारे में। अब चलते हैं हिस्ट्री पे, किसकी हिस्ट्री पे, UNFCCC की, जो हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे ब्रूनलैंड कमीशन की। ये ब्रूनलैंड कमीशन का दूसरा नाम है वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। अब नेक्स्ट बात ये आती है कि ये कमीशन किसने बनाया, तो इस कमीशन को बनाया था यूनाइटेड नेशन ने। इस कमीशन ने एक रिपोर्ट दी, जैसा कि हर एक कमीशन बनाते हैं तो वो अपनी एक रिपोर्ट देते हैं, तो इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट का नाम था आवर कॉमन फ्यूचर। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस ने पूछा था 2018 या 19 में कि ब्रूनलैंड कमीशन की जो रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट का नाम क्या था, ठीक है। तो ब्रूनलैंड कमीशन यूनाइटेड नेशन ने बनाया था, इसका दूसरा नाम है वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। इसने अपनी एक रिपोर्ट दी 1987 में जिसका नाम है आवर कॉमन फ्यूचर, और इस रिपोर्ट में पहली बार एक वर्ड आया जिसको बोला जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पहली बार बात की गई ब्रूनलैंड कमीशन में। अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है समझो। हम आज के टाइम पे ये मानते हैं कि इंडस्ट्रियल इरा है, कमर्शलाइजेशन का इरा है, इंडस्ट्री डेवलप हो रही है। तो इंडस्ट्री डेवलप हो रही है तो ऑब्वियस है उस चीज का इन्वायरमेंट पे एडवर्स इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। वो इम्पैक्ट बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये बोलता है कि हम लोगों को इन्वायरमेंट को इतना डिग्रेड नहीं करना कि जो हमारी आने वाली जनरेशन है उसके लिए कुछ चीज बचे ही ना। तो मतलब हमें आज के टाइम पे इंडस्ट्री अगर लगानी है तो उसके साथ साथ या डेवलपमेंट जो करनी है तो डेवलपमेंट ऐसी होनी चाहिए जिसका फ्यूचर में एडवर्स इम्पैक्ट नहीं पड़े और आज हमारा काम भी चल जाए। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। डेवलपमेंट विच मेट द नीड ऑफ प्रेजेंट, कि हमारी आज की नीड तो पूरी हो जाए, ठीक है, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स, कि हमारी आगे आने वाली जनरेशन है वो भी अपनी जरूरतें पूरी कर पाए। हमें इन्वायरमेंट को इतना छोड़ना है, ऐसा नहीं करना कि हम उसकी जो कैपेसिटी होती है उसको पूरा का पूरा यूज कर लें, आगे आने वाली जनरेशन के लिए कुछ चीज छोड़े ही ना, ठीक है। तो ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट,
ठीक है, तो ये चीज पहली बार आई थी, कहाँ आई थी, आवर कॉमन फ्यूचर्स में, जो ब्रूनलैंड कमीशन ने रिपोर्ट दी। अब यहां पे मुझे एक कोट भी याद आ गया, महात्मा गांधी का एक कोट है, दैट अर्थ हैव सफिशिएंट रिसोर्सेज टू फुलफिल द ह्यूमन नीड बट नॉट द ह्यूमन ग्रीड, कि अर्थ के पास इतने सफिशिएंट रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज ऑब्वियसली, कि वो हमारी ह्यूमंस की नीड को पूरा कर सकते हैं, लेकिन हमारी ग्रीड जो है ना वो उसको पूरा नहीं कर सकते। महात्मा गांधी का ये फेमस कोट है, इसको हम यूज भी कर सकते हैं अलग अलग जगह पे, अगर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे कुछ लिखना पड़े तो। अब इस ब्रूनलैंड कमीशन ने तो अपनी रिपोर्ट दे दी, अब उस रिपोर्ट के 5 साल के बाद यूनाइटेड जर्नल असेंबली, ये यूएन की जो जर्नल असेंबली है, एज द नेम सजेस्ट कि यूनाइटेड नेशन के जितने भी कंट्रीज होते हैं उन सब वो सब एक जगह पे मिलते हैं, तो उसको बोलते हैं जर्नल असेंबली। तो यूनाइटेड जर्नल असेंबली ने ये एक सवाल उठाया कि जो ब्रूनलैंड कमीशन की रिपोर्ट आई थी उस पर हम लोगों ने क्या किया या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो उस पर चर्चा करने के लिए उन लोगों ने एक मीटिंग की, और वो मीटिंग की रियो में, ब्राजील में 1992 में, जिसको हम लोगों ने पढ़ा अर्थ समिट के नाम से। तो एक मीटिंग हुई 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में, जिसको रियो अर्थ समिट के नाम से जानते हैं। इस अर्थ समिट में ये चर्चा हुई कि अर्थ को एडवर्स इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज से बचाने के लिए क्या किया जा सकता है। तो वहां पे कुछ आउटकम्स आई, लोगों के सजेशन आए कि क्या क्या किया जा सकता है। उन सजेशंस के बेस पे कुछ कॉमन आउटकम आई, जिनमें से एक थी कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, एक था फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, प्रिंसिपल ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट और एजेंडा 21। ये सारे अपने आप में टॉपिक हैं जो हमें एनवायरनमेंट में पढ़ने हैं, और इनमें से एक आउटकम को हम आज पढ़ भी रहे हैं, फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यहां से निकल के आई थी। यूनाइटेड नेशन का इसमें इंपॉर्टेंट रोल था, तो इसके नाम के आगे यूएन लिखा हुआ है, यूएन, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो ये इसकी हिस्ट्री है कि ये कहां से आई। फिर इसकी मीटिंग होने लगी, पहली मीटिंग COP21 बर्लिन में हुई जर्मनी में, और बाकी मीटिंग भी हुई, इसमें से हमने 2 इंपॉर्टेंट पढ़ी भी, COP3 जो क्योटो में हुई, और COP21 2015 में जो पेरिस में हुई। अब बात करते हैं आज के टाइम पे कि जो अभी ग्लासगो समिट हुई है 2021 में, यहां पे क्या आउटकम आई है। यहां पे एक आउटकम तो ये हुई है कि जो पेरिस एग्रीमेंट में जो बात हुई थी कि हम प्री इंडस्ट्रियल इरा से टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं बढ़ने देंगे, उसी चीज को रीअसर्ट किया गया। दोबारा से सभी कंट्री ने माना कि ये चीज सही है और हम इसको फॉलो करेंगे। इसके लिए 140 कंट्रीज ने अपने टारगेट अनाउंस किए। कौन से टारगेट? नेट जीरो इमिशन के टारगेट। अब ये नेट जीरो इमिशन क्या होता है वो समझो। लेट्स सपोज एक ट्री है और ये ट्री कंज्यूम करता है CO2, और एक पर्सन है, ये पर्सन रिलीज करता है CO2, ठीक है, और ये ट्री देता है O2 और ये पर्सन लेता है O2। अब ये पर्सन जितना CO2 रिलीज करेगा इन्वायरमेंट में, क्योंकि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है, तो CO2 जितना रिलीज करेगा ये पर्सन, अगर ये पेड़ उतनी ही CO2 को कंज्यूम कर ले तो इसको हम बोलेंगे कि नेट इमिशन जीरो हो गया। जितना निकली थी उतनी ही एब्जॉर्ब हो गई, तो वो चीज इन्वायरमेंट में नहीं रहेगी एक्स्ट्रा, क्योंकि CO2 नॉर्मल लेवल पे एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। जब CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है तब वो ग्रीन हाउस गैस बन जाती है। तो अगर जितना हमने रिलीज किया उतना ही एब्जॉर्ब कर लिया तो वो हमारा हो जाएगा नेट जीरो इमिशन। तो कंट्रीज को ये स्टेप उठाने हैं कि कैसे वो अपने ग्रीन हाउस गैस के इमिशन को जीरो कर सकते हैं, नेट जीरो कर सकते हैं। क्या मेथड यूज करेंगे? ज्यादा ट्री लगाएंगे या कार्बन सिंक करेंगे? उसके लिए अलग अलग मेथड हैं जो हम ग्रीन हाउस गैस इंपैक्ट पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे। तो यहाँ पे 140 कंट्रीज ने अपने अपने टारगेट बताए कि हम नेट जीरो इमिशन के हमारे टारगेट हैं कि हम लोग इमिशन नहीं करेंगे। तो उसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंडिया का क्या टारगेट है। तो इंडिया का नेट जीरो इमिशन का टारगेट है 2070 तक
हमने ये माना है कि हम लोग अपने नेट इमिशन को 0 कर देंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसके बाद 27th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होगी, वो कहां पे होगी? वो होगी शर्म अल शेख। ये शर्म अल शेख कहां पे है? ये इजिप्ट में है। इजिप्ट कहां पे है? इजिप्ट अफ्रीका में है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है वहां पे इजिप्ट एक कंट्री है, ठीक है। इसके बाद कोप 28 का भी डेट प्लेस आ गया है। कोप 28 होगी यूएई में, यूनाइटेड अरब अमीरात में, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कोप 27 होगी इजिप्ट में, ठीक है। पर्टिकुलर प्लेस का नाम है शर्म अल शेख, और कोप 28 होगी यूएई में। अब वन आइसबर्ग हैज बीन नेम्ड एज ग्लासगो इन अंटार्कटिक आफ्टर कोप 26। अब आइसबर्ग क्या होते हैं? बड़े बड़े आइस के टुकड़े हैं। अब ग्रीन हाउस गैस की इंपैक्ट की वजह से मैंने आपको बताया कि जो ये बर्फ के टुकड़े हैं वो पिघलते जा रहे हैं। तो अंटार्कटिका में एक बहुत बड़े आइस के टुकड़े का नाम रख दिया गया है ग्लासगो। किसके बेस पे? जो ये सबमिट हुई है इसके बेस पे, ठीक है। तो ये सारी की सारी आउटकम्स हैं जो जनरल हुई है इस मीटिंग में। ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं लिया गया है, लेकिन हमें ये सीओपी भी न्यूज में भी था, और ये हमें वैसे भी पढ़ना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये हमने इसका हिस्ट्री और ज्योग्राफी पूरा का पूरा कवर कर लिया है कि क्या सीओपी है, क्यों होता है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके लिए होता है, क्या उसकी हिस्ट्री थी। अगर आपको ये इतना नॉलेज है तो वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशिएंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे किसी एक नए कंसेप्ट के साथ, और उस कंसेप्ट को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तब तक बाय, थैंक यू।